नमस्ते। आज हम बिहार में ज़मीन से जुड़े मामलों पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। सरकार ने वहाँ एक ऐसा नियम बदल दिया है, जो दशकों से चले आ रहे एक खेल को कह सकते हैं पूरी तरह पलट सकता है। हमारे पास कुछ दस्तावेज़ हैं, एक अखबार की कटिंग है और एक विस्तृत ऑनलाइन रिपोर्ट, जो इस बदलाव की कहानी बताती हैं। आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि ज़मीन के फर्जीवाड़े को लेकर ये नया और सख्त नियम आखिर है क्या? इसे लाने की नौबत क्यों आई और क्या ये वाकई भूमाफिया की कमर तोड़ पाएगा? नमस्ते। ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है और इसकी गूंज पटिना से लेकर आप समझिए गांव की चौपालों तक सुनाई दे रही है। बिहार में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जो सीधे या परोक्ष रूप से किसी भूमि विवाद से न जूझा हो। तो ये नया नियम उसी दुखती रग पर हाथ रखने जैसा है। आज हम यही देखेंगे कि यह सिर्फ एक मरहम है या एक पक्की सर्जरी। चलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अब तक का सिस्टम कैसा था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अगर कोई जाली दस्तावेजों के साथ जमीन पर दावा करता था, तो ज्यादा से ज्यादा उसका आवेदन खारिज हो जाता था। ये सुनने में तो मतलब बहुत अजीब लगता है। कोई सजा ही नहीं थी। बिल्कुल अजीब ही नहीं, ये एक तरह से जालसाजों के लिए खुला निमंत्रण था। पुराने सिस्टम को आप एक प्रशासनिक भूल भुलैया कह सकते हैं। मान लीजिए किसी ने दाखिल खारिज के लिए यानी जमीन का मालिकाना हक अपने नाम करवाने के लिए आवेदन किया और जांच में उसके कागजात फर्जी निकले, तो संबंधित अंचलाधिकारी क्या करता था? बस फाइल पर लिख देता था आवेदन निरस्त और मामला वहीं खत्म। एक मिनट, बस निरस्त? कोई जुर्माना नहीं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं? ये तो ऐसा हुआ कि किसी ने बैंक लूटने की कोशिश की, पकड़ा गया और गार्ड ने कहा कोई बात नहीं, आज बैंक बंद है, कल फिर कोशिश करना। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी और कह सकते हैं खतरनाक खामी थी। जालसाजी करने वालों के मन में कानून का कोई डर था ही नहीं। उनके लिए ये लो रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला खेल था। रिस्क शून्य था क्योंकि पकड़े जाने पर भी कुछ नहीं होता था, और इनाम इनाम बहुत बड़ा था, करोड़ों की जमीन। इसी वजह से भूमाफिया एक ही जमीन पर कब्जे के लिए बार बार अलग अलग तरीकों से फर्जी कागजातों के सहारे अपनी किस्मत आजमाते रहते थे। और यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है, क्योंकि अब बिहार सरकार ने इस खेल के नियम ही बदल दिए हैं। अब सिर्फ आवेदन खारिज नहीं होगा। जो दस्तावेज हमारे पास हैं, वे इसे अब तक का सबसे बड़ा प्रशासनिक कदम बता रहे हैं। ऐसा क्या बदल गया है? बदला ये है कि अब ये कोई मामूली प्रशासनिक गलती नहीं, बल्कि एक गंभीर आपराधिक मामला माना जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के निर्देश पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक सीधा और सख्त आदेश जारी किया है। नए नियम के तहत अगर कोई भी व्यक्ति भूमि से जुड़े किसी भी मामले में, चाहे वो दाखिल खारिज हो यानी मालिकाना हक का ट्रांसफर, नामांतरण हो, परिमार्जन प्लस, बंदोबस्ती या सीमांकन हो यानी दो पार्टियों के बीच जमीन की हद तय करना, या फिर भू अर्जन से जुड़ा कोई मामला हो, अगर फर्जी कागजात पेश किए तो उसके खिलाफ स्थानीय थाने में एफआईआर यानी प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। एफआईआर, ये तो बहुत बड़ा शब्द है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अब पुलिस की जांच होगी, अदालत में केस चलेगा और दोषी पाए जाने पर जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। ये तो पूरे खेल को ही पलट देने वाला नियम है। निश्चित रूप से। सोचिए, अब तक भूमि विवाद एक सिविल मामला था जो दीवानी अदालतों में पीढ़ियों तक चलता था। अब यह एक क्रिमिनल केस है जिसमें गिरफ्तारी तुरंत हो सकती है। यह विवाद को धीमी आंच से हटाकर प्रेशर कुकर में डाल देने जैसा है, जिसका असर तुरंत दिखेगा। अब फर्जीवाड़ा करने वाला सिर्फ एक आवेदक नहीं, बल्कि एक अपराधी माना जाएगा। इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा पड़ेगा। ये बहुत बड़ा कदम है, लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है। नीतियां तो अच्छी बनती हैं, पर जमीनी हकीकत अक्सर कुछ और होती है। इसे लागू कौन करेगा और कैसे? क्योंकि अक्सर अच्छी नीतियां लागू होने के स्तर पे ही दम तोड़ देती हैं। यहाँ जो बात इस नियम को दिलचस्प बनाती है वो ये है कि इसमें सिर्फ जालसाज पर ही नहीं, बल्कि सिस्टम पर भी नकेल कसी गई है। जैसा कि हमारे स्रोतों में बताया गया है, ये निर्देश उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की सीधी पहल पर आया है। इसके बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव गोपाल मीणा ने प्रदेश के सभी अंचलाधिकारियों यानी जोनल ऑफिसर्स को एक लिखित आदेश जारी किया है। और उस आदेश की भाषा बहुत सख्त है। तो सारी जिम्मेदारी सीधे अंचलाधिकारी के कंधों पर डाल दी गई है। हाँ, और ये जिम्मेदारी बहुत साफ साफ तय की गई है। आदेश में कहा गया है
कि संबंधित अंचलाधिकारी की ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वो खुद थाने में केस दर्ज कराएं। इसे भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। अगर मामला सरकारी जमीन से जुड़ा है तो अंचलाधिकारी बिना किसी देरी के सीधे FIR दर्ज कराएंगे। लेकिन अगर मामला निजी या रैयती भूमि के विवाद से जुड़ा है तो प्रक्रिया थोड़ी अलग है। उसमें जो पीड़ित पक्ष है वो आवेदन देगा और उस आवेदन पर अंचलाधिकारी अपनी अनुशंसा करेंगे, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। अच्छा, तो इसमें एक चेक और बैलेंस भी है। निजी मामलों में अधिकारी सीधे कूद नहीं पड़ेंगे, बल्कि पीड़ित की शिकायत को आधार बनाएंगे। ये शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए जरूरी भी है। बिल्कुल, ये सुनिश्चित करता है कि अधिकारी किसी पर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना करें और जो असली पीड़ित हैं उन्हें न्याय मिलने का एक रास्ता मिले। अंचला अधिकारी एक तरह से कह सकते हैं गेट कीपर की भूमिका में होंगे, जो ये प्रमाणित करेंगे कि पहली नज़र में धोखाधड़ी का मामला बनता है या नहीं। लेकिन एक व्यावहारिक सवाल है। बिहार में स्थानीय स्तर पर दबंगों और भूमाफिया का बहुत दबाव होता है। क्या एक अकेला अंचलाधिकारी सच में किसी प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कराने की हिम्मत कर पाएगा? क्या उनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम है? ये इस नीति की असली परीक्षा है और सरकार इस बात से वाकिफ लगती है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इस पूरी नीति का सबसे मजबूत और शायद सबसे जरूरी पहलू अधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। निर्देशों में बहुत साफ शब्दों में ये चेतावनी दी गई है कि अगर कोई भी अधिकारी इस प्रक्रिया में लापरवाही बरतता है या किसी भी तरह से जालसाज को बचाने की कोशिश करता है तो इसे गंभीर कदाचार माना जाएगा। गंभीर कदाचार, ये शब्द सुनने में तो काफी भारी लगते हैं, लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? क्या उस अधिकारी की नौकरी जा सकती है या सिर्फ एक ट्रांसफर होगा? शामिल हो सकती है। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट संकेत है कि सरकार इस नियम को लागू करने में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं करेगी। ये कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक खुली सच्चाई है कि भूमाफिया का नेटवर्क स्थानीय स्तर पर कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत के बिना फल फूल नहीं सकता। ये नया नियम उसी मिलीभगत की संभावना की जड़ पर हमला करता है।